Yes, ma'am. Very good afternoon. We are going to soon start our class, so wait for a while. I am adding everyone. दूसरे बच्चे का है और मैसेज का है। What we have done in our last class? हमने लास्ट क्लास में टाइप काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट किए थे। इसमें डाउट है किसी को कोई? काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए थे। इसमें बताइए किसी को भी कोई डाउट है या नहीं? आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं बच्चा? इसी पार्ट को आज मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये जितने भी पॉइंट्स ये दिख रहे हैं आज के लिए आप हेडिंग डालिएगा असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, असेंशियल एंड देन उसके बाद क्या है, लीगल रूल्स हम स्टडी करेंगे कि लीगल रूल्स या फिर असेंशियल एलिमेंट्स क्या है ऑफर एंड प्रपोजल से। फर्स्ट ऑफ ऑल we will study the essential elements of a valid contract, and then after we will study the essential elements of a valid offer and proposal. Okay, both these are two different topic and two different concepts. Okay, the students mostly confuse with the same question. What kind? What kind? Like what are the essential elements of a contract and elements of a offer and proposal? So both these are the different questions, so please don't merge it into a one. ठीक है, दोनों के दोनों ही क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक ही सेम क्वेश्चन नहीं है, आप ये प्लीज अच्छे से समझिएगा। तो आज के लिए हम मेन टॉपिक में ऑफर, देखो जो भी हमने प्रीवियसली स्टडी किया है ना उसी का ही ये एक डिटेल वर्जन हम स्टडी करेंगे इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ, और जो भी कुछ एग्जाम्पल्स है उन्हें हमें अच्छे से स्टडी करना है। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें इसका मीनिंग देखना है। तो मीनिंग क्या है, यानी कि दो पार्टीज के बीच में होने वाला क्या है, एग्रीमेंट है। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में होने वाला एग्रीमेंट है विच द लॉ विल एनफोर्स की। इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय द लॉ। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट में प्लस कर देंगे हम अगर एनफोर्सेबल बाय द लॉ। द जो कंसेप्ट है एग्रीमेंट में अगर मैं, ठीक है, ऐड कर दूंगी एनफोर्सेबल बाय लॉ। आई होप ये आज सबके लिए एक अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी, और जो पॉइंट्स हमने अर्लियर क्लासेस में कवर नहीं किए वी विल डू ऑल दीज पॉइंट्स आल्सो। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सो प्लीज सभी पेपर और पेन लेके आराम से बैठिए। ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप उन्हें जॉट डाउन करोगे, साथ साथ लिखते रहोगे तो आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होंगे। तो प्लीज सारे के सारे, ठीक है ना, अपने उसमें लिख लीजिए। सो मीनिंग क्या है, तो ए कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट मेड बिटवीन द टू और मोर पार्टीज। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है दो और मोर पार्टीज के बीच में, विच द लॉ विल एनफोर्स, यानी कि जिसे लॉ क्या करता है, एनफोर्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट
प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। नाउ एज पर द डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम में अगर डेफिनेशन आती है, ये तो था इसका मीनिंग सिंपल समझाने के लिए, बट यू शुड ऑल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सो प्लीज राइट डेफिनेशन एज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2H, ठीक है। तो ये आपको 2H अंडरलाइन कीजिए और इसे लिखिए कि अब सेक्शन 2H of the Indian Contract Act 1872, ठीक है। तो you have to write in this way। तो an agreement enforceable by law, तो सिंपल मीनिंग है कि एक एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा क्या है, एनफोर्सेबल है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, तो अकॉर्डिंग टू सलमन, यानी कि ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट creating and defining obligations, obviously obligations means कि one party is giving you an offer and other party is accepting that offer, so simply it is an agreement creating and defining obligations between the parties, यानी दो parties के बीच में कोई भी एक एग्रीमेंट है जो कि क्रिएट करता है और ऑब्लिगेशंस को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू सलमन, सलमन के हिसाब से अगर आप इस तरीके की डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए ये नोट्स में आपको कुछ भी छाटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्हीं को इसी मतलब के टाइप से लिखते हैं, लर्न करते हैं, तो सबसे अच्छा है। और मेन चीज है, इसको आप इसी वे से अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो इस टाइप से मीनिंग के वे से, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप फिर गेन भी करेंगे। सो मीनिंग, definition, and according to Salman, a contract is an agreement creating and defining obligations between the parties। तो यानी कि सलमन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन, सिंपली इट मींस ऑब्लिगेशंस अकर द वन when you comes into an agreement with the other person। जब आप एक ऑब्लिगेशंस में कब आते हो, ऑब्लिगेशंस मींस कि you have to perform that duty, you have to perform that responsibility। तो this is the definition of the ऑब्लिगेशन। तो यही आपकी ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन है, क्या है कि आपको उसकी अपनी ड्यूटी को, आपको अपने उस वर्क को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो अकॉर्डिंग टू सलमन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग द ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। क्लियर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हमने डेफिनेशन भी दे दी और हमने एक यानी कि पर्सनालिटी का इसमें नेम भी इंक्लूड कर दिया, तो ऑब्वियसली यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। earlier we have also done the essential elements of a valid contract, but in that we have missed out the certain important points also, but in this I have included all the your certain important points, ठीक है। now the essential elements of a valid contract, तो according to the section 10, as per the section 10, ठीक है, आपको ऐसे लिखना as per the section 10 of the Indian Contract Act 1872। now अगर इसके essential elements के लिए हम डिस्कस करते हैं, so all agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties, obviously फ्री कंसर्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के फ्री कंसर्ट के साथ, और फॉर द लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन के साथ, एंड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या हमने डिस्कस किया है कि ऑल एग्रीमेंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर वो यानी कि पार्टीज के फ्री कंसर्ट से बनाया जाता है, तो इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसर्ट ऑफ द पार्टीज, क्लियर, कि अगर वो पार्टीज के यानी कि फ्री कंसर्ट के साथ क्या होगा, मेड होगा, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और जो कि नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और यानी कि जो कि एक्सप्रेसली यानी कि लॉ ने या फिर हमारे पास गवर्नमेंट ने उसे एक्सप्रेसली वॉइड या फिर नल्सिफाइड ये कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। नाउ इन ऑर्डर टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एन एग्रीमेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स, तो एक एग्रीमेंट के
क्या फॉलोइंग असेंशियल क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो इन ऑर्डर टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एन एग्रीमेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग असेंशियल एलिमेंट्स। कौन कौन से असेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या है, नंबर वन इज द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे स्टार्टिंग में है ऑफर और क्या है, एक्सेप्टेंस है। इट मींस कि एक असेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए फर्स्ट पॉइंट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से बताइए किसी को इस पॉइंट में कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है? नो मैम। आई होप इसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है। और ये चीज भी आपको समझाई थी कि कंसेंसस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंसेंसस क्या होगा, एकदम सेम होगा। इट मींस कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस शुड रिलेट टू सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑफर, ठीक है ना, अगर आप एक 5 आइटम्स के लिए कर रहे हो तो एक्सेप्टेंस वाली 2 आइटम्स की है, नहीं। तो ऑफर होगा और एक्सेप्टेंस है वो आपका सेम थिंग में और सेम सेंस में रिलेट करनी चाहिए। तो देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन्स टू एन एग्रीमेंट, ठीक है, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ, कि जो एक पर्सन है वो अपने आप से तो एग्रीमेंट में नहीं करेगा, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होंगे, क्योंकि एक ऑफर करेगा तो एक एक्सेप्टेंस करेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सबसे असेंशियल है, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब है इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। इस पॉइंट को एक्सप्लेन कौन करेगा, ये बताइए। ये काफी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल रिलेशनशिप, एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये सब कुछ बार बार मैंने एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज बताइए कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्या है। कि मैम दो पार्टीज के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए लीगल। कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि 2 पार्टीज के बीच में, यानी कि लीगली अगर एक पार्टी उस अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती है तो दूसरी पार्टी उसे क्या कर देगी, स्यू कर सकती है कोर्ट में। इट मींस कि लीगल एक्सपेक्ट है, लीगल रिलेशनशिप है। लीगल रिलेशनशिप जिसमें नहीं होती उसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें उसकी परफॉर्मेंस होना, ठीक है, उसकी ऑब्लिगेशंस, पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। सो द पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप अमंग देम, ठीक है। तो पार्टीज में यानी कि उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। तो the parties must have intention to create legal relationship among them. So generally the agreements of social, domestic and political nature are not a contract. ठीक है, यानी कि जो भी सोशल, डोमेस्टिक और पॉलिटिकल नेचर के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इफ देयर इज नो सच इंटेंशन टू create a legal relationship among the parties, there is no contract between them, ठीक है। अगर यानी पार्टीज के बीच में कोई भी लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती तो यानी देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, तो उनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये सिंपल सा है। तो इफ देयर इज नो सच इंटेंशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। एक बार ये इसका एग्जांपल है, एग्जांपल्स में देखते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसका काफी फेमस एग्जांपल है, ठीक है, बैलफोर वर्सेस बैलफोर, ठीक है। तो ए हस्बैंड है प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ तो ए हाउस होल्ड अलाउंस ऑफ, ठीक है, 30 लाख पाउंड एवरी मंथ, ठीक है, कि वो उसको इतना हमेशा हर मंथ में क्या करेगा, पे करेगा। तो लेटर द पार्टी सेपरेटेड, बाद में जो पार्टीज हो गई वो सेपरेट हो गई, एंड हस्बैंड फेल्ड टू पे द अमाउंट, सो द वाइफ स्यूड फॉर अलाउंसेस, के लिए उसने क्या कर दिया, उसको स्यू कर दिया। अब मेन चीज क्या है कि एग्रीमेंट सच एज देयर
वर आउटसाइड द realm ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच में क्या है कि देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट जो भी था ये उसके बाहर का एग्रीमेंट है, ठीक है, यानी कि ये उसके बाहर का एग्रीमेंट, यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पेपर पे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये जो भी था एक मतलब दोनों की बॉन्डिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है ना। और जब वो बॉन्डिंग ही नहीं थी तो आई थिंक केस में कोई भी आगे फर्दर वो एक्सटेंशन में कोर्ट में नहीं जाएगा। तो मैम ये बिकॉज तो देयर इज, सोशल एग्रीमेंट था ना। हाँ वो एग्जैक्टली वो म्यूचुअल था। तो वो म्यूचुअल था कि जब तक यानी कि उनकी जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है तब तक वो आप इसे एग्जा यानी कि बिजनेस एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट इन सब में काउंट नहीं कर सकते। सो तो बिल्कुल साफ साफ में दोनों के पे ये क्या हुआ, जजमेंट हुआ, डिसाइड किया गया देयर वाज आउटसाइड द realm ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है, क्यों, क्योंकि ये एक और दोनों इमोशनल रिलेशनशिप के ऊपर बेस था, और जब वही नहीं है तो लीगल रिलेशनशिप इसमें वर्क नहीं करेगी, बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन, ठीक है। क्योंकि आगे कोई भी इंटेंशन का मतलब क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना तो कोई भी लीगल रिलेशनशिप को इंटेंशन नहीं थी उसे क्रिएट करने की। इसमें बताइए कोई भी डाउट हुआ तो ना समझ में आया हो आपको, एग्जाम्पल्स में देखिए, एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए। यस मैम। एग्जाम मैम। ठीक, ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए थर्ड पॉइंट है, तो फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। अच्छा मुझे अब इसके बारे में प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। थर्ड पॉइंट फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट क्या होता है ये कि मैम बताइए। फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टी के पास, कोई मैम उसमें नहीं होनी चाहिए कोर्जन में, फ्रॉड में, मिसरिप्रेजेंटेशन में, मिस्टेक में, वेरी इन गुड, सब में नहीं यानी होनी कि कोई चाहिए। गलती से, ठीक है ना, Yes, कोई बात में ये कह दे कि नहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ धोखे से हुआ है, ठीक yes, है, मैम। मेरे ऊपर प्रेशर करके हुआ है, कर्जन से हुआ है, मिसरिप्रेजेंटेशन की कॉन्ट्रैक्ट मुझे इनके साथ करना था और वो किसी और के साथ हो गया। वेरी गुड, तो ये है फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट होना चाहिए। तो जो कंसेंट है दोनों पार्टीज का, कंसेंट का मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज उस को कॉन्ट्रैक्ट में जा रही हैं तो वो फ्री जा रही हैं, जेन्युइन तरीके से जा रही है, उनका जो डिसीजन है वो रैशनल है, इरेशनल नहीं है। चलिए अब मुझे ये फोर्थ पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी इस लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में कौन डिस्कस करेगा, कौन बताएगा। कि मैम लॉफुल होना चाहिए वो, मैम मेजर होना चाहिए बंदा, लॉ वो कोई लॉ से वो नहीं होना चाहिए मैम। मतलब कोई इलीगल ना हो, इलीगल ना इमोरल हो, ना हो। मेजर होना तो ये चाहिए। पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, सो प्लीज रिमेम्बर, ठीक है ना। आपने लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखो लॉफुल उसमें कंटेंट, जो कंटेंट है वो एज पर द लॉ कंटेंट होना चाहिए, तो लॉ के अलावा और कोई डिफरेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, कि जो एक एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कानून के तौर पे वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इट मींस ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल, ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल का मतलब क्या है कि कोर्ट ने कि ऐसे कोई भी स्टेप्स होते हैं, जैसे आपको क्या करना है कि स्मगलर है, ठीक है ना, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, तो वो एक्टिविटी क्या है आपकी, इलीगल है, इमोरल है। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और वो जो कि पब्लिक पॉलिसी से क्या है, अपोज्ड है। तो इट मींस ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और सी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अपोज नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इफ एन एग्रीमेंट सफर्स, अगर उसमें लीगल फ्लो होंगे तो प्लीज ध्यान रखना, इट मींस कि उसमें मतलब कि गवर्नमेंट की क्या है, परमिशन नहीं है। तो लीगल फ्लॉज का मतलब क्या है कि उसमें जो हमारे
जुडिशरी है उसके कोई भी क्या परमिशन नहीं है, तो लीगल फ्लो है, तो इट मीन्स इट वुड नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ। नाउ द नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन। ये बताइए ये क्या है, फिफ्थ पॉइंट कौन सा है हमारे लिए, लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, और इस पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए, बताइए ये क्या है लॉफुल कंसिडरेशन। मैम इसमें एक पार्टी किसी को घूस देती है तो उसे भी मिलता है, आपको इसको मनी देती है तो उसके बदले में उसे मिलता है, जो लॉफुल होता है। मैम अगर वो जो ना दे तो कंसिडरेशन दे रहे मैम वो रियल होनी चाहिए और अनलॉफुल होना चाहिए मैम। ये तो पर आपने कंसिडरेशन का मतलब नहीं बताया। लॉफुल है फाइन, ठीक है, लॉफुल का ठीक है, रियल है लॉफुल होना चाहिए, पर व्हाट डू यू मीन बाय हियर द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मैम का जो क्या समथिंग मतलब इन है। रिटर्न मैम, जो रिटर्न में मिलता है एग्जैक्टली समथिंग इन रिटर्न, ठीक है ना, यस क्योंकि मैम। आप यहाँ पे कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करके आपको, क्योंकि जब हम चैरिटी कर रहे होते हैं तो कोई हमें कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि इस केस में मतलब चैरिटी के केस में, क्योंकि हम यहाँ पे वन साइडेड बेनिफिट होता है, ठीक है, यहाँ जो बेनिफिट है वहां दो साइडेड बेनिफिट नहीं है। अगर आप शॉप पे जाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आपने यानी कि उनसे कोई चॉकलेट ली है, तो यानी कि आप उस क्या करते हो, चॉकलेट लेते हो तो उसके बदले में आप उनको मनी देते हो, तो इट मीन्स क्या है, कंसिडरेशन यहाँ होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि अगर वर्ड यहाँ कंसिडरेशन नहीं होगा तो ये आपके क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको लीगल तरीके से वैलिड नहीं होगा। क्यों लीगल तरीके से वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। तो एक एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होने के लिए यानी कि उसमें कंसिडरेशन ये लिखा है ना, कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो आप यहाँ पे उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलोगे तो इट मीन्स कि इसमें यहाँ पे लॉ का कोई भी एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, ये प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे लॉ की कोई भी एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी। तो consideration means an advantage or a benefit moving from one party to another. So in other words something in return, यानी कि रिटर्न में कुछ होना चाहिए। The agreement is enforceable only when, ठीक है ना, जो when both parties give something and get something in return, ठीक है ना, कि जब दोनों ही पार्टीज एग्री करती हैं कि हम आपको ये देंगे और हम आपसे ये लेंगे, इट मीन्स द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड लॉफुल, कंसिडरेशन रियल एंड लॉफुल होनी चाहिए। अब है सिक्स पॉइंट, बताइए कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, क्या मतलब है इसका, कैपेसिटीज ऑफ पार्टी का, कि मैम वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और मैम लॉ से डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली इट मीन्स कैपेसिटी, इट मीन्स कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज मीन्स कॉम्पिटेंसी, कि भाई मेरे में इतनी पोटेंशियल है कि मैं उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती हूँ, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकती हूँ। एंटर करने का मतलब क्या है कि यस उसकी जो मतलब परफॉर्मेंस है या उसमें कोई भी जो रिक्वायरमेंट है मैं उसे फुलफिल कर सकती हूँ। तो वेरी गुड, द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और वो कब होता है पर्सन, जब वो एक मेजोरिटी की एज अटेन करता है। इट मींस अगर आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर अगर वो माइनर अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता तो आप का सबसे मेन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने एक माइनर के साथ किया है। तो आपको जो भी मतलब कंपनसेशन है या आप ये कहो कि हमें लॉस हो गया, तो आप अपने कोर्ट में भी ये जाके नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि आपने ये आपकी मिस्टेक है कि आपने एक माइनर के साथ एक एग्रीमेंट किया है या उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। Every person is competent to contract if he is the age of the maturity and he is of the sound mind and he is not disqualified from contracting by the any law, और वो किसी भी लॉ से कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। क्लियर, द फ्लो इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज फ्रॉम माइन्योर लोनेंसी आइडियोसी, ठीक है ना। तो ये सब चीज अगर आप करते हो कि अगर आप एक सिंपल सा है कि जिसकी मेंटल मतलब कंडीशन ठीक नहीं है, आप उसके साथ एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये उसकी क्या है, कुछ फ्लो है। तो यानी कि अगर आप
उन सब के साथ करोगे तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एग्रीमेंट नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अच्छा, अब ये बताइए इसका क्या मतलब है। एग्रीमेंट नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड, कोई भी नहीं बताएगा। आप इसे एक्सप्लेन कीजिए कि एग्रीमेंट है नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड, कि जो एग्रीमेंट है वो वॉइड क्यों नहीं डिक्लेयर्ड हो, मतलब वो डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। इट मींस कि एक्सप्रेसली, यानी कि कोर्ट ने या फिर हमारे लीगल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इन सब के वे से वो जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल भी वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। ये 7 पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए कि इसी को, ठीक है ना, ट्रेड करने से, बिजनेस करने से रोकने का कोई भी एग्रीमेंट है, या फिर मैं इसी को रोक रही हूँ कि आप इस लीगल प्रोसीडिंग में नहीं जाओगे, कि मतलब मैं उसको प्रेशराइज, तो इस टाइप के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट, वो क्या है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। हाँ बोलिए। मैम वॉइड क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है कि वो वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, इट मींस कि नल्सिफाइड, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिंपल है, एग्रीमेंट नॉट टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड, एग्रीमेंट वो नल्सिफाइड नहीं होना चाहिए, वो नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर उसको डिक्लेयर ही कर दिया कि इस टाइप का कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, आप इसको अलग अलग वे से मैंने समझा दिया, ठीक है, कैंसिल समझ लीजिए कि एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी कैंसिल, कि वो कैंसिल डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो अगर तो अगर आप फिर भी जो डिक्लेयर्ड है वॉइड, ठीक है, एग्रीमेंट उन्हें करते हैं, उनमें आप कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, तो वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो जाएगा। इट मींस कि वो वैलिड एलिमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए 7 पॉइंट सर्टेनिटी, क्या मतलब है सर्टेनिटी का। ये सब पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एक या दो बच्चे हैं, सिर्फ वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वही बोलते हैं, बाकी सभी क्या कर रहे हैं, रीड नहीं कर रहे हैं। समझाया है आपको, अगर अभी क्लियर होना चाहिए कि वो वेग नहीं होना चाहिए। मैम हम कुछ चीज ले रहे हैं तो मैम वो क्लियर हो। एग्जैक्टली मतलब क्लियर क्या मतलब, वो सर्टेनिटी, कि भाई उसका जो एग्रीमेंट है वो सर्टेन है, वो कोई हवा में, इम्पॉसिबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, डिफाइन है। कि जैसे आप एग्जांपल्स के तौर पे लिखा है, ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, क्लियर। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है, तो लिखा है ना, देयर इज नथिंग वट एवर टू शो वट काइंड ऑफ ऑयल, ठीक है ना। अगर वहां पे ये बोला है कि ठीक है, ए एग्री करता है बी को कि वो 100 टन्स ऑफ ऑयल को क्या करेगा, सेल करेगा, तो यहाँ पे द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑयल रहेगा और बी रेडी, बी को कोई डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल की नीड है, ठीक है, और यहाँ पे ए को लगा कि नहीं, बी ने हमें यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल डिमांड की है, लेकिन बी ने ऑलिव ऑयल की डिमांड की है, तो बेशक ऑयल की डिमांड है, लेकिन यहाँ पे दोनों में क्या है, अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट है। तो बी उसे कॉल करके या इन्फॉर्म पूरा ले सकता है, ए भी, ठीक है, कि वहां पे कि सर्टेन होना चाहिए, बी में कोई भी वेगनेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउटनेस नहीं होनी चाहिए, ये प्लीज ध्यान रखना, कोई भी डाउट भी नहीं होना चाहिए। तो A agrees to sell to B 100 tons of oil. So there is nothing whatever to show what kind of a oil intended. ठीक है, कि जो किस टाइप का जो ऑयल है वो intended. तो the agreement is void for uncertainty. तो यानी कि जो अनसर्टेनिटी के लिए एग्रीमेंट क्या है वो void होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है, 8 पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इसका बताइए। 8 point is your possibility of performance. Who will tell?
मैम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पॉसिबल होना चाहिए, कि मतलब वो हो कि हम पॉसिबल कर सकते हैं उस परफॉर्मेंस को, इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए वो। एग्रीमेंट करने के लिए इसमें कैपेबल होने चाहिए अपनी 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 परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। यहाँ पे कैपेबल, हाँ ठीक है, कि आप ऐसा ना हो कि आपने हाँ कर दी लेकिन फिर बाद में आप ये बोल रहे हो कि वो जो इवेंट है वो नहीं हो पाएगा। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जहां पे आपके पास पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट वही आएगा। सो द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? द टर्म ऑफ एन एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, की जो एग्रीमेंट के जो टर्म्स हैं वो काम करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए क्या होने चाहिए? कैपेबल होने चाहिए। तो the terms of an agreement should be capable of performance. The agreement to do an act impossible, ठीक है ना। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं सूरज को तोड़ दिया, मैं चांद सितारे तोड़ के लेके आ सकता हूँ, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं। क्यों नहीं होगा? और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इम्पॉसिबल एक्ट है, ठीक है ना। कोई भी एक्ट इम्पॉसिबल हो तो वो इटसेल्फ, एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, नल्सिफाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड कैन नॉट बी एनफोर्सेबल। और जब वो वॉइड ही हो गया, वॉइड कैंसिल हो गया है, तो ऑब्वियसली फिर इसमें कोर्ट का, ठीक है ना, कोई भी केस इंक्लूड नहीं होगा, एंड कैन नॉट बी एनफोर्सेबल, वो एनफोर्सेबल क्या होगा? नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल, A agrees with B to put life into B's dead wife. The agreement is void. It is impossible of performance. कि जो agreement है वो क्या है? void है। performance को क्या है? वो impossible है। So the agreement is void. It is impossible of performance. Now the next is कौन सा पॉइंट है? आई थिंक ये 9 और 10 पॉइंट है, ठीक है। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। अब इसके बारे में कौन एक्सप्लेन करेगा? क्या है ये नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज? कि मैम जो मतलब कि वो जितनी भी oral या फॉर्मेलिटीज written, होगी वो वन बाय हाँ वन, जो वन बाय वन। मैम जो हमारा एक्ट है वो ओरल या रिटन में हमें मिलना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास एक प्रूफ हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वैलिड है। वेरी गुड। इट मीन्स कुछ ना कुछ हमारे पास लीगल फॉर्मेलिटी आपकी होनी चाहिए। गुड, आगे बताओ और कौन एक्सप्लेन कर रहा था? 2 अगस्त इना जो बता रही थी, जो एक्सप्लेन कर रही थी। तो चलिए, तो नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओरल एंड रिटर्न, ठीक है। यही दोनों एक्चुअल में क्या होते हैं? ये परफेक्टली वैलिड है। देखो, ठीक है, ओरल भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक शॉप के पास जाती हैं, ठीक है, आपने उन्हें 10 रुपीज दिए या फिर और कुछ सामान ले लिया, 100 दिए, जो भी आपने दिया इतने का सामान, तो उसमें कोई आपके पास रिटर्न नहीं होता, ठीक है, रिटर्न नहीं होता, तो वो ओरल है, तो वो भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन उसमें अगर ओरल के केस में थोड़े से रिस्की होता है, ठीक है, पर रिटर्न होगा तो वो सबसे अच्छा आपके पास क्या है? प्रूफ होगा। सो देयर इज नो प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग बीइंग रिटर्न, कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए, नहीं। तो अगर यहाँ पे ये लॉ के द्वारा सिंपली है कि उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिटर्न या इन सब के कंसेप्ट देखो, ये एक अगर आप एक अच्छी शॉप पे जाते हो तो वो आपको एक क्या देते हैं? बिल देते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक रिटर्न फॉर्मेट में है। और रिटर्न फॉर्मेट में क्या है? ये एक्सेप्टेबल है, मोर एक्सेप्टेबल है। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसा कोई पूरा एक्ट नहीं हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो बिल्कुल ही रजिस्टर्ड ही हो, वो बिल्कुल ही स्टैम्प ही लगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड देन इट शुड बी कंप्लाइड विद ऑल लीगल और नेसेसरी फॉर्मेलिटीज फॉर इट्स एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में आते हैं ऑफर और प्रपोजल, ठीक है। अब हम ऑफर और प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट्स के डिस्कस करेंगे। ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। अर्लियर जितने भी पॉइंट्स थे
वो उन्हें मैं आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज जो भी हमने कवर किया है वो दोबारा से कवर किया है, आपको एक कंप्लीट फॉर्मेट में क्या है लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको उसके क्वेश्चन में उसके आंसर्स को ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है ऑफर और प्रपोजल में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, ये प्लीज आपको सेक्शन लर्न करना है तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अभी यहाँ तक हम ऑफर और प्रपोजल के एक वैलिड, ठीक है, कब कब मतलब कि कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है कि वहां पे आपको एक्सप्रेसली डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। क्या डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि वो ऑफर है, ठीक है, उसके एक्शन से ही हमें समझ में आ जाता है कि वो क्या है, वो ऑफर है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2A के हिसाब से ऑफर क्या होता है, when one person signifies to another his willingness to do, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जब वो अपनी यानी कि मैं इस काम को करूंगी या फिर मैं इस काम को नहीं करूंगी, इस चीज को डिफाइन करता है। तो when one person signifies to another his willingness to do, ठीक है, करने की, और to abstract from doing anything, ठीक है, और यानी कि कुछ ना करने की, ठीक है, और टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट, ठीक है, यानी कि वो चाहता है कि मुझे सामने वाले का क्या हो, एसेंट मिले, सामने वाला वो क्या हो, एग्री हो, उसकी व्यू से, यानी कि वो अपने उस कार्य को करने की या ना करने की क्या अपने ऑफर को, विलिंगनेस को बताता है। तो ऐसे को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ऑफर का ये डेफिनेशन है। एसेंट का मतलब क्या है, ठीक है, तो सच एक्ट और ही इज से टू मेक अ प्रपोजल, तो वो क्या कर रहा है कि वो एक प्रपोजल उसको सामने वाले को दे रहा है। तो अब मेन चीज है कि लीगल रूल्स एज टू वैलिड ऑफर ऑल्सो डिस्कस लॉ रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ये आप इसको प्लीज अंडरलाइन कीजिए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है। अगर हम आपके पास सिंपल से आ जाते हैं वैलिड ऑफर या प्रपोजल का, तो आप यहाँ एक्सेप्टेंस का नहीं, अभी हम सिंपल वैलिड ऑफर की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑफर है, ठीक है, या कौन कौन से प्रपोजल्स है वो वैलिड होंगे, या इसमें सिंपल है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर करके भी वर्ड आ सकता है, आप इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। तो लिखा है ना, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड द रिवोकेशन ऑफ ऑफर, इस टाइप से भी मीनिंग आ सकता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर से कौन कौन से इसके लॉ रिलेट करते हैं, तो देखिए, नंबर 1, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, ये सिंपल है, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए ऑफर क्या है। अगर एक पर्सन, मान लीजिए कि क्या है, शॉप्स है, शॉप्स के पास डमी रखी होती हैं, ठीक है, वो एक डमी है, वो क्या, वो जो डमी ने मतलब एक अलग से स्टाइलिश ड्रेस पहनी है या कुछ भी मतलब आगे उन्होंने लगा रखा है, तो वो क्या है, ये एक सोशल इनविटेशन है, ध्यान देना, वो क्या है, वो जो ऑफर है, वो जो ऑफर है वो एक सोशल इनविटेशन ऑफर है। तो ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, तो जो ऑफर है वो क्या होगा, एक लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने का, ठीक है। तो ए सोशल इनविटेशन इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ऑफर में तभी होगा, पर ये आप सिंपल ध्यान देना, ऑफर तभी आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब तक वो एक्सेप्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर आप एक ऑफर आप दे रहे हैं, चाहे वो एक सोशल इनविटेशन है सभी को, वो एक ऑफर सभी को दिए जा रहा है, वो एक क्या है, इम्प्लाइड है, ठीक है ना, कि उन्होंने बाहर डमी लगा रखी है, अपनी शॉप खोल के बैठे हैं, तो वो क्या है, वो एक सभी को ऑफर ही है, ठीक है। अगर उसमें कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं होता तो वो ऑफर नहीं होगा, ये भी आप प्लीज ध्यान देना। तो
कभी भी अगर हम एक ऑफर दूसरे को देते हैं तो इसमें हमें भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि हमारा अगर हमने जो ऑफर लिए है हमने उस एक्ट को अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो इसमें एक लीगल रिलेशन का भी क्या है, एक्सपेक्ट इंक्लूड है। तो उस ऑफर वही आपका वैलिड ऑफर माना जाएगा जिसमें आपके पास लीगल रिलेशन को क्रिएट उसमें हो सकता है। अगर उसमें लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होगा तो वो आपका ऑफर नहीं होगा। Clear? So therefore an offer must be such as would result in a valid contract when it is accepted. तो वो आपका ऑफर तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट करेगा जब वो क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो व्हेन इट इज एक्सेप्टेड, तो एंड देयरफॉर एन ऑफर मस्ट बी सच एज वुड, ठीक है ना, रिजल्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज एक्सेप्टेड। तो ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। तो जो ऑफर है वो एक लीगल रिलेशंस को क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। ये देखो वही सारे पॉइंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ही पॉइंट्स है, इसीलिए दोबारा आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के एसेंशियल पॉइंट्स को समझाया, फिर उसके बाद हम इसमें इसके वैलिड ऑफर पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इनको समझने में और इजी लगेगा। तो ऑफर मस्ट बी सर्टेन है, डेफिनेट है और क्या होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जब अभी भी कोई भी एक ऑफर बना रहे हैं तो उसकी कौन कौन से टर्म्स हैं कि वो वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट ना हो, वो अनसर्टेन ना हो। तो इट डज नॉट अमाउंट टू लॉफुल ऑफर, तो वो कभी भी फिर आपका एक लॉफुल ऑफर अमाउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो इट डज नॉट अमाउंट टू ए लॉफुल ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, और उसकी जो एक्सेप्टेंस है उसकी एक्सेप्टेंस कोई भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को क्रिएट नहीं करती, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर वो ऑफर आपका, ठीक है, सर्टेन नहीं है, इनडेफिनेट ऑफर है, तो अगर उस ऑफर को एक्सेप्टेंस भी मिलती है तो वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल, इट मींस कि वो लीगल पे क्रिएट नहीं करेगी। नेक्स्ट है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। देखो अगर आप एक सबको सोशल इनविटेशन दे रही हैं तो कि वो एक एक्ट क्या है, वो एक एक्ट सोशल इनविटेशन का एक्ट है। सबसे अच्छा एक इफेक्टिव ऑफर क्या होता है, आप जिसे दे रहे हैं, ठीक है, आप ऑफर जिसे दे रहे हैं तो ऑफर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एन ऑफर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन whom it is made, कि ये जिस पर्सन से मेड किया जा रहा है, कि जिसे बनाया जा रहा है, उसे क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। तो एन ऑफर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द पर्सन whom it is made unless an offer is communicated there is no acceptance। ये भी ध्यान रखना कि जब तक आप अपने ऑफर को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ठीक है। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, ठीक है, कैन नेवर ट्रीटेड एज, ये सिंपल ध्यान रखना कि जैसे सिंपल है कि मैंने मतलब ऑफर को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो आप वो कि ऑफर को एक्सेप्टेंस करना तो एक मतलब सिंपल है कि मैंने सोचा कि ठीक है ये बिजनेस है, ठीक है ना, एक शॉप है, ठीक है, उसके बाहर काफी लोग उसको देखते हुए जाते हैं, तो वो सारे लोग उसको क्या कर रहे हैं, ऑफर को एक्सेप्ट तो कर रहे, देख रहे हैं, लेकिन अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी है अच्छे से। ऑफर को एक एक्सेप्टेंस करना, ऑफर को इग्नोरेंस के सेंस में कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होती, ठीक है। ऑफर कंप्लीटली क्या होगा कि वो उसकी शॉप पर जाएंगे, अंदर शॉप पर जाएंगे, लेंगे, एक्ट ऐसा करेंगे, तभी वो क्या होगा, माना जाएगा। तो वही लिखा है, एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, ऑफर के इग्नोरेंस के सेंस में जब एक ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा
कैन नेवर ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस, तो वो कभी भी एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं किया जाता, एंड डज नॉट क्रिएट एनी राइट, तो वो कोई भी एक राइट क्रिएट नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है, लालमन शुक्ला, ठीक है, वर्सेस है गौरी दत्त। तो एस सेंट हिज सर्वेंट एल, ठीक है, तो एस ने अपना एक सर्वेंट है, सर्वेंट कौन है, एल है, उसको क्या क्या भेजा, टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू, को ढूंढने के लिए, ट्रेस करने के लिए। तो ही देन अनाउंस दैट, तो उसने अनाउंस किया, एनीबडी वुड बी एंटाइटल्ड टू अ सर्टेन रिवॉर्ड, तो कोई भी है वो एक सर्टेन रिवॉर्ड उसे क्या है, मिलेगा। तो एल ने ट्रेस द बॉय, तो एल ने क्या मतलब ऑलरेडी उसने वो क्या किया था, अनाउंसमेंट की थी, तो एल ने बॉय को वो ट्रेस करने लगा, देखने लगा। तो इन इग्नोरेंस ऑफ हिज अनाउंसमेंट, यानी कि उसको इस अनाउंसमेंट के बारे में नहीं पता था, इट मीन्स कि एल ने यहाँ पे इस ऑफर के बारे में नहीं पता था, वो एक्ट करने लगा। तो ऑफर के बाद इट मीन्स कि उसके वो इस एक्ट को बिना ऑफर के भी करने लगा, ठीक है। तो क्या था कि सब्सिक्वेंटली अब उसे बाद में पता लगा, ही केम टू नो ऑफ हिज रिवॉर्ड, ठीक है। तो अब उसने उसकी डिमांड की, जजमेंट क्या हुआ, ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड। क्यों एंटाइटल्ड नहीं था, वो सिंपल से क्यों एंटाइटल्ड नहीं था उस रिवॉर्ड के लिए, क्योंकि उसने वहां पे उस टाइम ऑफर जो था उसे कम्युनिकेट नहीं किया। तो ऑफर का आपको कम्युनिकेशन करना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए कि जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, वाउचर्स देती हैं, ठीक है। तो कुछ कस्टमर्स आते हैं जो कि वाउचर का यूज करते हैं, और जो कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि वाउचर का यूज नहीं करते। तो अब इसमें जो वाउचर का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो कंपनी ने ऑफर दिया है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं यूज कर रहे, इट मीन्स कि वो इग्नोरेंस है, तो वो बाद में जाके ये नहीं कह सकते कि कंपनी ने हमें क्या दिया था, ऑफर दिया था, और हमने इसको, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर उन लोगों ने बताया नहीं। तो ये एक कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे हमें ऑफर में को देते समय क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो वो बाद में कभी भी क्लेम नहीं होगा। तो ये प्लीज आप ध्यान रखो, ये ऑफर है, ठीक है। तो ये एक ऑफर तभी लिखा है, मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो अगर वो यहाँ पर उसे जब वो उसने एल को भेजा, सेंड किया, तब उसको बताता तो शायद वो अपना क्लेम करता, या उसे ये न्यूज पहले से इन्फॉर्म होती, वो उससे क्लियर करता, कम्युनिकेट करता। तो दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया, ठीक है। और एल जो बिना ऑफर के भी काम यानी कि करने के लिए क्या हो गया, रेडी हो गया। तो ये एक कभी भी आपका, ठीक है, एक ऑफर एक्सेप्टेंस में नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो एक ऑफर आपका बना ही नहीं। अब आपके लिए ये कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है। तो हाँ ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। हाँ बोलिए। मैम अगर ऑफर मैंने कम्युनिकेट नहीं किया तो फिर बाद में वो कोर्ट में जा नहीं सकता, रिवॉर्ड नहीं मिले क्यों फिर तो। जाएगा ना, उसे पता ही नहीं था, इग्नोरेंस में किया उसने, उसको मालूम भी नहीं था। उसका एक्ट देखो, अगर ये अनाउंसमेंट नहीं करता तो वो तो एक्ट तब भी कर रहा था अपना, तो उसने एक्सेप्टेंस ही नहीं किया, उसके ऑफर की क्या थी, एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। यस मैम। या यस थी मैम। उसके ऑफर की एक्सेप्टेंस थी, बताइए। नहीं थी मैम, कॉन्ट्रैक्ट नो नहीं मैम। बना। नो मैम। नो मैम। ठीक है ना, समझ में आया इतना। यस तो मैम। वही लिखा है यहाँ पे, एस सेंट हिज सर्वेंट एल टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू, ठीक है। तो ट्रेस इन इग्नोरेंस ऑफ हिज अनाउंसमेंट, तो वही लिखा है, सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो ऑफ हिज रिवॉर्ड, ठीक है। तो देखो वो उसको बाद में लगा, जैसे हमें बाद में लगता है वाउचर के बारे में,
कि हमने उस वाउचर को क्या कर दिया, मिस कर दिया। कंपनी ने क्या किया था, ठीक है, वो ऑफर्स निकाले थे और हमने उन ऑफर्स को मिस कर दिया, तो क्या हम उन्हें बाद में क्लेम कर सकते हैं? आप बताइए। नो मैम। नहीं क्लेम कर सकते हैं ना। अब जैसे आप जाते हैं बिग बाजार में जा रहे हैं, ठीक है, कि कोई डिस्काउंट चल रहे हैं, फर्दर डिस्काउंट चल रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर यानी कि वहां पे कोई भी फर्दर डिस्काउंट चल रहे हैं और हमें उसके बारे में नहीं है पता, तो क्या कंपनी आपको आके कहेगी कि आपको ये डिस्काउंट लीजिए? तो कंपनी आपसे क्या कहेगी कि आप हमें फुल पेमेंट कीजिए। आप बताइए क्या कहेगी कंपनी हमसे? हेलो। मैम ऑब्वियसली वो यही कहेगी कि फुल पेमेंट करो, क्योंकि हमें एग्जैक्टली समझ में आया ना। तो ये कभी कभी हमें खुद, ठीक है ना, लिखा है ना ऑफर मस्ट Yes, बी ma'am. कम्युनिकेटेड। अगर कोई सन बिना उसके भी एक्सेप्टेंस वो कर रहा है, एल है, वो बॉय को ढूंढने वो जा रहा है, इस न्यूज को इग्नोरेंस, मतलब कि उसको इस न्यूज के बारे में पता नहीं था, फिर भी वो ये एक्ट कर रहा है, तो एस के लिए तो अच्छा है ना। यस मैम। ठीक है ना। तो ये पॉइंट को कुछ इस एंगल से भी सोचो कि किसके लिए वो अच्छा है। अब देखो ये पॉइंट और भी अच्छा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ठीक है। अब है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। अच्छा इसका मुझे कोई एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ कौन बताएगा? यहाँ जो एग्जांपल लिखा है उसको छोड़ के, मैं बहुत बार इस चीज को ना आपको समझाया है, ठीक है। अब इसमें एकदम बिल्कुल स्टेटमेंट मेंशन कर दी है, ये 4th पॉइंट है और काफी अच्छा पॉइंट है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। बताइए क्या मतलब है इसका? बताओ। बहुत एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, शॉप का एग्जाम्पल दिया है, कैसे आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे? सोचो, मतलब इसमें दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है? ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, ये दोनों में क्या डिफरेंट है? चलो मैं बताती हूँ, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो। जैसे मान लीजिए क्या है, शॉप है, ठीक है, शॉप के बाहर डमी रखी हुई है, वो क्या है? वो एक इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। वो ऑफर नहीं है देखा जाए तो, वो एक इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। वो एक इनविटेशन टू ऑफर है, क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर में कोई भी पार्टी ऑफर कर सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि वहां पे डमी रखी हुई है, ठीक है, बाहर डमी रखी हुई है, क्या वो सिर्फ कस्टमर ही देखेंगे? सप्लायर भी तो उस डमी को देख सकते हैं ना। बताओ, ठीक है, सप्लायर भी देख सकते हैं। अब वो एक सप्लायर है, वो शॉप में एंटर करता है, वो कहता है कि मेरे पास ऐसे ऐसे गुड्स हैं और अगर आप मुझसे लेते हैं तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, होलसेल पे। इसका मतलब कि उसके इनविटेशन को देखते हुए सप्लायर जो है अपना ऑफर लेके उस शॉपकीपर के पास गया। आप समझ रहे हैं? पहले बताइए इसमें सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? हम आ गया। आया ना समझ में? कि Yes, ma'am. इसका मतलब देखो, इनविटेशन टू ऑफर एक जनरल होता है, ध्यान रखना हमेशा, वो एक स्पेसिफिक नहीं होगा। एक ऑफर अगर आप एक दे रहे हैं वो एक स्पेसिफिक भी होता है, ठीक है। वहां पे अगर एक सप्लायर आ रहा, मतलब कि सप्लायर ने देखा कि यहाँ पर एक इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है, वो सबके लिए है, वो मतलब मेनली तो वो कस्टमर्स के लिए है, ठीक है, सबके लिए। इट मीन्स कि वो एक उस पब्लिक के लिए है कि जो कि यानी कि वो उस गुड्स को या उस क्लॉथ्स को परचेज करना चाहती हैं। पर लिखा है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है, यानी वो उससे क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो ए प्रपोजल ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश, बिल्कुल मस्ट बी अलग,
ऐसा नहीं है, आप वहां पे मान लीजिए डमी बाहर लगी है और उन्होंने हमें मतलब कोई भी गुड्स देने के लिए मना कर दिया। मान लीजिए उसने कहा शॉप, एक तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक कस्टमर है, कस्टमर ने कहा कि जो बाहर डमी पे है मुझे वही आइटम ही चाहिए, वही गुड्स मुझे चाहिए। शॉप ने कहा कि वो तो सेल आउट हो चुका है, ठीक है, आप उसके बदले में हमारे पास डिफरेंट कलर्स है, आप उन्हें ले लीजिए। तो यहाँ क्या था, इसका मतलब ये क्या है कि वो इनविटेशन टू ऑफर था, आपका ऑफर नहीं था कि बाहर लगा दिया और भाई अब इसमें जिसने पहले आके ले लिया तो वो ले लिया। तो वो जो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंट है हमेशा। तो इन द केस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, द पर्सन सेंडिंग आउट इनविटेशन, पर्सन जो आपको इनवाइट कर रहा है, वो ये भी हो सकता है कि वो इनवाइट दो सेंस के लिए कर रहा हो। वो इनवाइट कर रहा है कि भाई हम जो आपको ऑफर दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट करो, या फिर आप अपना ऑफर लेके आओ, ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑफर ही देना नहीं होता, ठीक है, ऑफर लेना भी इनविटेशन टू ऑफर में आता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मेन इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं हमारे जो कंसेंसस के पर्सन है वो हमारे साथ एग्रीमेंट करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो अब सिंपल है, तो इन केस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, द पर्सन सेंडिंग आउट इनविटेशन डज नॉट मेक एनी ऑफर, ठीक है। जो पर्सन सेंडिंग आउट इनविटेशन, जो पर्सन इनविटेशन को भेज रहा है, डज नॉट मेक एनी ऑफर, वो कोई भी ऑफर नहीं बनाता। तो वही लिखा है, द पर्सन सेंडिंग आउट इनविटेशन डज नॉट मेक एनी ऑफर बट ओनली इनवाइट्स द पार्टी टू मेक एन ऑफर। समझ में आया? तो यहाँ पे दोनों ही सेंस है, तो वो पार्टीज को भी इनवाइट करता है कि वो ऑफर करे। तो such invitation for offers are not offers in the eyes of law, ठीक है। तो अगर वो एक पर्सन कहता है कि यहाँ डमी पे जो लगे हुए थे उसने मुझे नहीं दिया, दूसरों को दे दिया, तो लॉ की आंखों में, लॉ के आईज में, तो वो इनविटेशन फॉर ऑफर कभी भी ऑफर नहीं होते। तो सच इन्विटेशंस फॉर ऑफर्स आर नॉट ऑफर्स इन द आईज ऑफ लॉ and do not become agreement by the acceptance of such offers, ठीक है। तो ऐसे ऑफर्स को अगर आप एक्सेप्ट भी करते हो तो वो एग्रीमेंट नहीं बनता। वो जो पर्सन था वहां पे उसके शॉप पे गया भी, उसने एक्सेप्टेंस भी किया, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस किसका किया, इनविटेशन को एक्सेप्टेंस किया, ना कि ऑफर को उसने एक्सेप्टेंस किया। ये भी ध्यान रखना, उसने इनविटेशन को एक्सेप्टेंस किया, ऑफर को उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया। तो इनविटेशन को एक्सेप्ट करना कभी भी आपका ऑफर को एक्सेप्टेंस के इक्वल नहीं होता। तो डू नॉट बिकम एग्रीमेंट बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, तो ऐसे ऑफर्स के एक्सेप्टेंस के वो एग्रीमेंट नहीं बनता। अब एग्जांपल्स क्या है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एक ग्रेट ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है। तो फैक्ट्स क्या है, गुड्स आर सोल्ड इन अ शॉप अंडर द सेल्फ सर्विस सिस्टम, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि जो गुड्स है, गुड्स को हमने एक सेल्फ सर्विस सिस्टम के अंडर क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। अब सेल्फ सर्विस का मतलब क्या है कि वहां पे आप, जैसे आपने विशाल मेगा मार्ट में भी किया होगा, तो वहां पे सेल्फ सर्विस होती है, आप अपना वो एक लेते हैं, जो भी आइटम आपको लेना है आप उसमें अपना डाल देते हैं बकेट में। तो कस्टमर्स सेलेक्ट गुड्स इन द शॉप, ठीक है, शॉप में वो गुड्स सेलेक्ट करते हैं, टेक देम लेके जाते हैं टू द कैशियर फॉर पेमेंट ऑफ द प्राइस। यही है जजमेंट। क्या था यहाँ पे देखिए, the contract is made not when the customer selects the goods, ठीक है। तो अब ऑफर किया उन्होंने, ऑफर क्या किया, ठीक है, ये उन्होंने डमी वमी लगा रखी है, ठीक है, उन्होंने बाहर गुड्स लगा रखी हैं, तो वो एक ऑफर है।
द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड नॉट व्हेन द कस्टमर सेलेक्ट्स द गुड, कि जब कस्टमर ने गुड्स को सिलेक्ट किया तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। कब बना? जब कैशियर ने, ठीक है, एक्सेप्ट किया ऑफर टू बाय, यानी कि खुद अब कस्टमर ने गुड्स को सिलेक्ट करके खुद से, ठीक है, कैशियर के पास गए, क्या गए कि अब हम ये खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए कैशियर देने के लिए मना कर दे, इसका मतलब कि आपके ऑफर को उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया। आपने क्या ऑफर दिया कि मैं अब इस गुड्स को खरीदना चाहती हूँ। इट मींस आप यहाँ समझ रहे हैं कि इनविटेशन और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। अगर आप एक सिंपल से ही जो ये मॉम्स एंड ऑफ स्टोर्स होते हैं इनमें जाएंगे तो वहां आपके पास कोई सेल्फ सर्विस का नहीं है, वो खुद ही निकालता है आइटम को उसने, तो उस केस में वो ऑफर दे रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन जहां सेल्फ सर्विस सिस्टम में आप खुद कस्टमर्स उस गुड्स को सिलेक्ट कर रहा है, तो जब कैशियर ने क्या लिया, आपसे पेमेंट ली, इट मीन कि तब उसने आपके ऑफर टू बाय को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो बट व्हेन द कैशियर एक्सेप्ट्स द ऑफर टू बाय एंड रिसीव्स द प्राइस, और उस प्राइस को क्या क्या रिसीव किया, तो जजमेंट क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड नॉट व्हेन कस्टमर सेलेक्ट्स द गुड्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मेड होता है तब नहीं कि जब कस्टमर ने गुड्स को सिलेक्ट किया, बट व्हेन कैशियर एक्सेप्ट द ऑफर टू बाय, कि जब कैशियर ने ऑफर उसको बाय करने के ऑफर को एक्सेप्ट किया एंड रिसीव द प्राइस को क्या क्या रिसीव किया, ठीक है। तो अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो शॉप वाला आपको बाहर दे रहा है तो वो अपना मतलब अनाउंसमेंट कर रहा है, तो ऑफर जो होता है वो आपका एक्सप्रेसली भी होगा और ऑफर क्या है, इम्प्लाइड भी होगा। ये जनरल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप सबको समझने हैं, ध्यान रखना। तो ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, तो एन ऑफर में बी मेड आइदर बाय द वर्ड्स, ऑफर जो है वो आपके वर्ड्स के द्वारा भी बनाई जा सकती है, ठीक है, और बाय कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या है, एक्शन के द्वारा, आपके परफॉर्मेंस के द्वारा, ठीक है। तो एन ऑफर विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स, जो कि एक ऑफर जो कि सिंपल है, वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेसली एक्सप्रेस्ड किया जाता है, जैसे कि स्पोकन, रिटन, इज कॉल्ड एन एक्सप्रेस ऑफर। तब हम उसे क्या, हम उसे एक एक्सप्रेस ऑफर कहेंगे। एंड ऑफर विच इज इनफर्ड, देखो वो एफर्ट नहीं है, ठीक है ना। ऑफर का मतलब है कि उस हमने सामने वाले पर्सन के कंडक्ट से, तो सामने वाले पर्सन के कंडक्ट से जब एक ऑफर निकलता है, तो ऑफर विच इज इनफर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन के कंडक्ट से जब वो ऑफर निकलेगा, और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस, उस केस के सर्कमस्टांसेस से या उस पर्सन के कंडक्ट से जब वो ऑफर निकलता है, तो इज कॉल्ड एन इम्प्लाइड ऑफर। तब हम उसे क्या, हम उसे तब इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। यानी ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, तो ऑफर एक्सप्रेस्ड होता है और क्या होगा, इम्प्लाइड होगा। तो एन ऑफर में बी मेड आइदर बाय द वर्ड्स, ठीक है, एक ऑफर है मेड किया जाता है आइदर बाय द वर्ड्स और बाय द कंडक्ट। तो अगर वो वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेसली है तो ठीक है, या बोल के या लिख के भी एक्सप्रेस है, और इम्प्लाइड में हमें ना तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें हमारे एक्शन से ही समझ में आ जाता है, हमें एक्शन से ही क्या लग जाता है, पता चलता है। तो ऑफर विच इज इनफर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ ए ऑफर, तो ऑफर के कंडक्ट से जब हमें पता चलता है तब हम उसे इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, ऑफर मस्ट बी मेड बिटवीन द टू पार्टीज,
ये चीज आप ध्यान रखना, ऑफर जो है वो दो पार्टीज के बीच में होता है। ये तो हमेशा ऑब्वियस की बात है, एक पार्टी अपने आप कोई ऑफर और अपने आप कोई एक्सेप्टेंस नहीं देगी तो वो कभी भी नहीं होगा। तो जो ऑफर होगा वो हमेशा दो पार्टीज के क्या होगा, बीच में होगा। तो ऑफर मस्ट बी मेड बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो ऑफर हमेशा दो पार्टीज के क्या होगा, बीच में होगा। तो ऑफर मस्ट बी मेड बिटवीन द टू पार्टीज। तो देयर मस्ट बी टू और मोर पार्टीज टू क्रिएट वैलिड ऑफर, ठीक है। इट मीन्स कि इन ऑर्डर टू ऑफर बी अ वैलिड वन, so there must be a two or a more parties, because one person cannot make a proposal offer to him, ठीक है, himself को, अपने आप को एक पर्सन ऑफर या प्रपोजल नहीं दे सकते, नहीं बना सकता। अच्छा, पहले मुझे बताओ अब तक के में किसी को कोई भी डाउट है? मैम हाँ बोलो। मैम इनविटेशन ऑफ जो ऑफर होता है मैम, वो एक्सेप्टेंस कभी भी नहीं बनता। नहीं, वो इनविटेशन है ना, वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर तो नहीं है। जब ऑफर दिया जाएगा तब वो एक्सेप्टेंस में जाएगा। इनविटेशन टू ऑफर कभी भी आपका ऑफर नहीं बनेगा, सॉरी एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा। अगर आप एक्सेप्ट कर भी रहे हो ना, तो वो आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उस केस में इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, ये भी बात ध्यान रखो। वहां पे आप इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो और दूसरी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ऑफर मस्ट बी मेड बिटवीन द टू पार्टीज। तो जो ऑफर है वो दो पार्टीज के बीच में होना चाहिए, मेड करना चाहिए। तो वही लिखा है, ऑफर मस्ट बी मेड बिटवीन द टू पार्टीज। तो देयर मस्ट बी टू और मोर पार्टीज टू क्रिएट वैलिड ऑफर। बताओ, समझ में आया? आ गया। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये बताओ, कौन बताएगा? हम ऑफर स्पेसिफिक होना चाहिए या फिर जनरल? एक स्पेसिफिक होना चाहिए किस चीज का जो ऑफर कर रहे हैं। स्पेसिफिक का मतलब है एक डेफिनेट पर्सन को, ठीक है ना, एक उस पर्सन को जिसे हम क्या कर रहे हैं, मेड कर रहे हैं। तो एन ऑफर इज सेड टू बी स्पेसिफिक व्हेन इट इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन, कि जब हम एक उसी पर्सन को, जिस पर्सन को हमें ऑफर देना है, तब वो क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर होता है। ठीक है, कि जैसे एक क्या था, वो सप्लायर था, उस बिजनेस को आके खुद ऑफर देने लगा, तो वो क्या है, वो एक स्पेसिफिक ऑफर है। तो such an offer is accepted only by the person to whom it is made, ठीक है। तो such an offer एक्सेप्ट किया जाएगा ओनली बाय द पर्सन, सिर्फ उसी पर्सन के द्वारा जिसके द्वारा वो क्या हो, मेड किया गया है। तो एन ऑफर इज सेड टू बी स्पेसिफिक व्हेन इट इज मेड to a definite person, and such an offer is accepted only by the person to whom it is made. Clear हुआ? तो on the other hand, general offer is one which is made to a public at large. ठीक है, तो अब जनरल ऑफर क्या होता है, कौन बताएगा, बताओ, सिंपल सा है। जो सारे सब लोगों के लिए, कस्टमर के लिए ऑफर जो मैम पब्लिक के लिए बनाया जाता है। वेरी गुड, यानी कि वो ऑफर, वो एक जनरल ऑफर जो कि सभी के लिए, उसमें हम एक ही पर्सन के लिए नहीं है, उसी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो जनरल ऑफर इज वन विच इज मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज, जिसमें हम एक लार्ज पब्लिक को ही दे रहे हैं। तो जनरल ऑफर इज वन विच इज मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज एंड मे बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, ठीक है, हु फुलफिल्स द रिक्विजिट कंडीशन, जो इस सारी की सारी फुल कंडीशंस को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, उन सब के द्वारा, किसी के भी द्वारा, एनीवन के द्वारा वो क्या है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो एंड विच इज मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज एंड मे बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन
who fulfills the requisite conditions. अब एग्जाम्पल्स के तौर पे बताइए क्या है। मैम जो सप्लायर था वो स्पेसिफिक ऑफर है ना। हाँ एग्जैक्टली, सप्लायर ने तो स्पेसिफिक ऑफर दिया ना, क्योंकि सप्लायर ने जाके उसी बिजनेस को दिया। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ क्या है। अब है कैरल वर्सेस कार्बोलिक बॉल कंपनी, ठीक है। तो एक कंपनी एडवर्टाइज्ड इन सेवरल न्यूज़पेपर, ठीक है। कंपनी ने एडवर्टाइज किया सेवरल न्यूज़पेपर में, क्या इज दैट a reward of 100 pounds, ठीक है, 100 lakh pounds would be given to any person, ठीक है, contracted इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल, ठीक है। तो यानी कि एक स्मोक बॉल को यूज करने के बाद अगर उसे क्या हुआ है, कोई इन्फ्लुएंजा हुआ है, तब उसको एक 100 लाख पाउंड्स दिया जाएगा। तो अब है कि वंस मिस्टर कैरल यूज्ड, उसने यूज किया था अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी एंड बट कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा उसको हुआ, ठीक है। तो शी वुड रिकवर द अमाउंट। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, ये एक कंप्लीटली उसने सबसे स्टार्टिंग में क्या दिया, ये एक जनरल न्यूज, वो उसने क्या दिया, जनरल दिया, सभी के लिए था, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो ऑफर दिए जाते हैं वो सभी के लिए होते हैं, वो एक पर्सन के लिए नहीं होते। अब उस स्पेसिफिक पर्सन, अब मेन चीज था वो जनरल तो था, लेकिन वो एक जनरल होते हुए भी वो एक उस पर्सन के लिए था कि जिसे इन्फ्लुएंजा हुआ है। इसका मतलब वो फिर जनरल से क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। जनरल से वो क्या हो गया, जिसने स्मोक बॉल को यूज किया है उसे, उसको यूज करने के बाद जिसे इन्फ्लुएंजा हुआ है उस पर्सन को था। तो इसका मतलब कि वो क्या था, स्पेसिफिक ऑफर था। स्टार्टिंग में कोई भी न्यूज़पेपर में दिया जाएगा तो वो क्या होता है, आपका जनरल, लेकिन जब उसमें कंडीशंस लगा दी जाती हैं कि वो मेनली उन पर्सन के लिए है, ठीक है। आपने देखते होंगे उसमें लगा होता है कि ठीक है ना, एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, या मोर देन इतने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का क्या है, रिक्वायर्ड है। तो Yes, वंस ma'am. मिस्टर Carlyle used the smoke balls according to the directions of the company. कंपनी की डायरेक्शंस के हिसाब से अगर वो स्मोक बॉल्स को यूज करता है एंड कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा, उसे इन्फ्लुएंजा होता है, तो क्या है, शी वुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द स्मोक, ठीक है, क्योंकि उसने उस ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ये एक जनरल से थोड़ा क्या हो गया, स्पेसिफिक, थोड़ा नहीं काफी स्पेसिफिक ऑफर हो गया, ठीक है। पहले बताओ ये क्लियर हुआ कि जनरल में ही किस टाइप से वो स्पेसिफिक ऑफर बन जाता है, ठीक है। हाँ एक चीज और ध्यान देना कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। कभी ऐसा ना हो कि आपने सामने वाले को ऑफर दिया, उसने वो एग्री भी हो गया, फिर आप उसे बाद में मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, अगर आप सामने वाले को एक ऑफर दे रहे हैं, एक वैलिड ऑफर होने के लिए यही बनता है, तो ऑफर मस्ट बी मेड, ऑफर होना चाहिए विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, यानी कि एक एसेंट को ऑब्टेन करने के व्यू से आप ऑफर देंगे। तो ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, यानी ए ऑफर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। एक ऑफर क्या, टू डू करने का, और नॉट टू डू, ठीक है, यानी कि एक ऑफर दे रहे हो आप करने के लिए या फिर ना करने के लिए समथिंग, मस्ट बी मेड विद अ व्यू, ठीक है। तो मस्ट बी मेड होना चाहिए इस व्यू से टू ऑब्टेनिंग, ठीक है। अगर आप कोई ऑफर दे रहे हो या कुछ उस एक्ट को करने का या ना करने का, तो विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी, एड्रेस, यानी जिस पार्टी को आपने दिया है
उसके एसेंट को ऑब्टेन करने के व्यू से, ऐसा नहीं कि आप उसको सिर्फ क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, चेक करने के व्यू से कभी भी वो ऑफर नहीं होगा। तो इट शुड नॉट मेड मेरली विद अ व्यू कि नहीं मैंने तो सिर्फ आपको क्या किया, इंटेंशन ही बताई है, मैंने आपको सिर्फ फैक्ट्स डिस्क्लोज किए हैं, मैंने आपको ऑफर नहीं दिया, तो ये सब एक क्या है, गलत है। तो इट शुड नॉट मेड मेरली विद अ व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। तो ऑफर को मेक करने के इंटेंशन को डिस्क्लोज करने के व्यू से नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड नॉट मेड मेरली विद अ व्यू टू डिस्क्लोजिंग इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर, ठीक है। अब क्या लिखा है, नेक्स्ट है ऑफर मस्ट नॉट बी स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। ये भी ध्यान रखना, ऑफर का देने का मतलब ये नहीं होता कि ठीक है मैंने आपको एक ऑफर दिया है, ठीक है कि आप इतने में सेल करोगे, तो एक सिंपल है इसका जो भी मतलब चीपेस्ट या हाईएस्ट प्राइस होगा, तो इस तरीके का ये भी आप ध्यान देना, ठीक है। ये हमें पता है कि मेनली जितने भी सारे ऑफर होते हैं वो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मेनली हमारा बिजनेस पर्सपेक्टिव से होता है, तो उसमें समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन की अमाउंट होती है। तो लेकिन ऑफर एक कंप्लीटली आपका प्राइस स्टेटमेंट के जैसा ही नहीं हो कि उसमें सिर्फ यही लगे कि ये कंप्लीटली क्या है कि इसमें आइटम्स की क्वालिटी या इन सब के बारे में कोई भी कंसर्न नहीं है। तो ऑफर मस्ट नॉट बी स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट ट्रीटेड एज एन ऑफर टू सेल, ठीक है। तो कि सिंपल है मैं उस चीज को बेचना चाहती हूँ, सिंपल मैंने वहां पे प्राइस का लिस्ट लग दिया, तो वहां पे ऑब्वियसली कस्टमर्स हैं, कुछ कस्टमर्स वो भी होंगे कि जिन्हें प्राइस से नहीं उनके क्वालिटी से क्वांटिटी से भी क्या होगा, फर्क पड़ेगा, और कुछ होंगे कि जिन्हें प्राइस से फर्क पड़ेगा। तो ऑफर आपका एक मस्ट नॉट बी स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, एक प्राइस का स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो ऑफर मस्ट नॉट बी द स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, क्लियर। So a mere statement of price is not treated as an offer to sell. Therefore, an offer must not be statement of price. ये बताइए सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। यस मैम। इसमें क्योंकि देखिए कुछ पॉइंट तो इजी है समझने के लिए और कुछ पॉइंट थोड़े से क्या है, मुश्किल है। तो ऑफर मस्ट नॉट बी स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, क्लियर। एग्जाम्पल हार्वे वर्सेस फेसी, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हार्वे वर्सेस फेसी, तो क्या है, 3 टेलीग्राम्स वर एक्सचेंज बिटवीन हार्वे एंड फेसी, के बीच में जो 3 टेलीग्राम्स एक्सचेंज किए गए। तो विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन, तो क्या था, लोवेस्ट कैश प्राइस आंसर। तो क्या आंसर किया गया कि मतलब कि लोवेस्ट है, ठीक है, उसका जो कैश प्राइस सबसे लोवेस्ट है। तो क्या लिखा, लोवेस्ट प्राइस है कितना है, 900 पाउंड्स लैक। तो वी एग्री टू बाय, तो यानी कि उसने सिंपल सा लिखा कि ये सेल करने के लिए, तो अब जो सेलर है उसने सिंपल लिखा क्या कि लोवेस्ट है इसका कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या है कि ऑन द स्पॉट जो अभी कैश देगा, तो लोवेस्ट है, कितना लोवेस्ट है, ठीक है। तो वी एग्री, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल और सिंपल सिर्फ प्राइस के लिए ही डिस्कशन हो रही है। तो वी एग्री टू बाय, तो हम क्या हो गए, एग्री हो गए हैं इतने लोवेस्ट प्राइस में, ठीक है। तो अब इसकी जजमेंट क्या निकली, जजमेंट इज देयर वाज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द हार्वे एंड फेसी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकल के आया, क्यों, बिकॉज मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस कभी भी ऑफर टू सेल कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। सिंपल आप प्राइस को देखते हुए ही कर रहे हैं। इट मींस कि मान लीजिए बाद में वो पेन अच्छे से वर्क ना करे या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं
ठीक है, ऑफर टू एक्सेप्टेंस सेल में या ऑफर में एक्सेप्टेंस में, तो वो पॉइंट इसमें क्या है, मिसिंग है। तो वही जजमेंट टाइम, तो देयर वाज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हार्वे एंड फेसी। तो हार्वे एंड फेसी के बीच में कोई भी कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो देयर वाज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हार्वे एंड फेसी बिकॉज अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफर टू सेल। क्योंकि यहाँ पे एक मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस आपका ऑफर टू सेल कंसिडर नहीं किया जाता। तो ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म नॉन कंप्लायंस, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नॉन कंप्लायंस भी ये वर्ड नहीं होना चाहिए ऑफर में। तो विच में एज्यूम टू अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये एक्सेप्टेंस के बारे में है। एक्सेप्टेंस है मस्ट बी एब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट एंड रूल्स रिगार्डिंग। अच्छा, ये यहाँ तक हम ऑफर तक कंप्लीट कर लेते हैं, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है, यहाँ तक हमने किया। इसके बाद हम एक्सेप्टेंस का ये जो है ये हम बाद में करेंगे, ये कवर कर देते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अच्छा, पहले मुझे बताओ, देखो रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, वापस ले लेना, ठीक है। तो आप ये कब करते हो, होता है कि कभी कभी हम दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, फिर हम उससे क्या कर देते हैं, विड्रॉल कर देते हैं, हम उसको रिवोकेशन करते हैं। तो ये बताइए इसके कौन कौन से जनरल रूल्स हैं, किस टाइप से किया जाता है, एक्सप्लेन करो, बताओ। कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन होती है तो वापस कर देते हैं। तो देखो, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, तो एन ऑफर इट्स एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक ऑफर है, ठीक है, टू बी कंप्लीट। देखो आपने देखो आप कम्युनिकेट कब करोगे, ठीक है, कि जब कोई सेकंड पार्टी होगी या फिर सेकंड पर्सन होगा, ठीक है ना, जिसे आप क्या कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, जिसे आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एन ऑफर इट्स एक्सेप्टेंस एंड देयर रिवोकेशन यानी विड्रॉल टू बी कंप्लीट तभी होगा, ध्यान रखना। क्योंकि जब ऑफर आप दे रहे हो, ऑफर की एक्सेप्टेंस भी थर्ड पार्टी करेगी, और अगर आप उससे ऑफर क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, ले रहे हो, वो भी कब होगा, कि वो भी तब होगा कि जब आपने एक्सेप्टेंस या ऑफर थर्ड पार्टी को दिया है, ठीक है। तो वही लिखा है, एन ऑफर इट्स एक्सेप्टेंस एंड देयर रिवोकेशन विड्रॉल टू बी कंप्लीट व्हेन इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफर, कि जब वो क्या होगा, ऑफरी को क्या होगा, कम्युनिकेट होगा, कि जब आप ऑफरी को क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तभी वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं। रिवोकेशन मन में ही करना, खुद में ही रखना, या रिवोकेशन का इनविटेशन देना, ये कोई भी वैलिड नहीं है। रिवोकेशन भी कर रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको ऑफरी को बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से रूल्स हैं, तो कह रहे हैं कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर्स के बारे में इसके रूल्स को पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, मुझे खुद डिस्कस करो, ठीक है, 2 मिनट लो, आराम से लो, इसके टॉपिक को रीड करो अच्छे से, कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या है, इसको रीड करो। फिर क्योंकि ऑलरेडी हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं ऑफर्स के बारे में, तो इसी के पॉइंट्स को डिस्कस करो, बताओ। बताइए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में रीड कर लो अच्छे से, फिर बताओ।
पहले बताओ, समझ में आया? रीड किया? यस मैम। यस मैम। तो कौन बताएगा? जिस सबसे सब, अब तो देखो इस, क्योंकि ये कुछ मतलब एक एज अ कंक्लूजन टाइप है, ठीक है तो सिंपल एक कंसेप्ट ही, पर एक कंक्लूजन वाला कंसेप्ट है। तो बताओ कि चलो कौन बताएगा सबसे पहले? मैम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि जिस पर्सन के लिए वो बना है उस तक ना पहुंच जाए। और कम्युनिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, रिटन और ओरल। और कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? जब तक कि वो उस पर्सन तक पहुंच ना जाए, उसकी नॉलेज में ना आ जाए। ओके गुड। सारी information अब आगे कौन बताएगा? बताओ रिंकी, आप बताओ। मैम मैं कह रही थी पूरी बताओ बच्चे। इन्फॉर्मेशन देंगी, सब कुछ डिटेल में, कुछ गलत नहीं। मैम सारी इन्फॉर्मेशन देंगी ना, पर्सन होगा प्रोडक्ट के बारे में, रिटर्न और अभी वगैरह, हाँ ठीक है। वरना बाद अभी तो तभी कंप्लीट होगा कि जब आप जिस पर्सन को है उस पर्सन को बताओगे। ओके, और पॉइंट बताओ। बस दो बच्चे बताएंगे? पूरी क्लास में से खाली दो बच्चे बताएंगे? पूरी क्लास में से खाली दो बच्चे ही बताएंगे? ठीक है, तो वही जो अभी बताया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या है? वे कम्युनिकेशन कभी आपका, देखो क्योंकि यहाँ पे अब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन तो तभी होता है कि जब आप जिससे बात करना चाहते हैं या जिसे बताना चाहते हैं उसे हर चीज इंफॉर्मेशन क्या करें, कंप्लीटली डिस्क्लोज करें। और ऑफर तभी कम्युनिकेट होते हैं, ऑफर के दो ही रीजन है, ठीक है। और ये तो हम आपको एक्सप्लेन कर भी चुके हैं कौन कौन से, स्पोकन होगा, रिटर्न में भी होगा, ठीक है। और ओरल होता है, ओरल में क्या होता है कि वो पार्टीज के एक्शन के द्वारा, कंडक्ट के द्वारा हमें समझ में आता है। अब है कि ऑफर और प्रपोजल जो होता है पोस्ट के द्वारा भी होता है, और आपका ऑफर, ठीक है, कभी तभी कम्युनिकेट होगा, वो कंप्लीट होगा कि जब तक आपके जो प्रपोजल है वो उस पर्सन तक ना पहुंच जाए। तब तक आप ध्यान रखो, तब तक आपका जो ऑफर है वो क्या है, सिर्फ वेग है, पेपर पे ही है। और जब वो ऑफर आपका कम्युनिकेट होता है दूसरे पार्टी को, तभी आप समझ जाइएगा और दूसरी पार्टी को समझ में भी आया है। सिंपल ऑफर देना, अनाउंसमेंट करना ही सही नहीं होता, ठीक है। उस सामने वाली पार्टी को उसमें समझ में भी आए, तो तभी आपका वो ऑफर क्या होगा, कंप्लीट होगा, तभी आपका वो कम्युनिकेशन क्या होगा, फुलफिल होगा। अच्छा, अब मुझे रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में रीड करो, दो ही लाइन है, और अभी से बताओ कौन बताएगा। बताइए, एक्सप्लेन करो। मैम जब भी हम रिवोकेशन करें तो मैम उसे पूरी डिटेल बतानी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आया पॉइंट। और बताओ, कब कर सकते हैं हम रिवोकेशन? एनी अदर, या एनी अदर स्टूडेंट? कोई भी नहीं बताएगा आप में से? बच्चे कहते हैं कि मैम क्लास ओवर कर दो, रिंकी जो लार्ज स्केल पर पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। ओके, नहीं अभी तो नहीं होगी,
क्लास ओवर अपने टाइम पर होगी, इसे लीव करना है वो जा सकते हैं। जब कोई पर्सन ऑफर एक्सेप्ट करके रिटर्न ले लेता है तो वो रिवोकेशन ऑफ ऑफर होता है। वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि ऑफर एक्सेप्ट करके, ठीक है, पर यहाँ रिवोकेशन तो नहीं होगा ना। यहाँ पे आप क्या जी, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि जब कोई पर्सन ऑफर एक्सेप्ट करके रिटर्न ले लेता है, रिटर्न यहाँ कौन कौन ले रहा है? यहाँ रिटर्न ऑफर करने वाला ले रहा है, यहाँ ऑफरर ले रहा है, या ऑफर ही रिटर्न कर रहा है? ये चीज आपने क्लियर नहीं की, ठीक है अरिश्मा, आपने ये चीज क्लियर नहीं की कि यहाँ पे जो रिटर्न है वो कौन ले रहा है। तो वो तो फिर आप देख सकते हो कि वो तो फिर ऑफर ही के साथ हो गया ना, ऑफरर। वेरी गुड, कि जब वहां पे ऑफरर है, ऑफरर क्या कर रहा है उसको, यानी कि एक्सेप्टेंस के दौरान या एक्सेप्टेंस से पहले, लेकिन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। ये भी ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट ना बन जाए, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। हाँ, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर एक्सेप्टेंस, आफ्टर एक्सेप्टेंस चलेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले और एक्सेप्टेंस के बाद। तो अब बताओ और कौन बताएगा इसी पॉइंट को? अभी अभी से ही आप रोल नंबर लिखने शुरू कर रहे हो, अभी मैंने एंड किया है, अभी एंड नहीं कर रही हूँ। 2:30 आपके एंड होगा, अभी एंड किया है मैंने, नहीं किया। आगे बताओ और कौन बताएगा? इतने सारे बच्चे हैं, सिमरन, भावना, हीना, आगे और बताओ, प्राची, ज्योतप्रीत, भूमिका, आप सब मतलब बिल्कुल एकदम शांत। भावना ने तो काफी रिस्पॉन्स किया, रिंकी ने भी रिस्पॉन्स किया, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं करना? ठीक है, तो क्या है ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर में, तो ए प्रपोजल और ऑफर में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, ठीक है, हो तो वो कभी भी सकता है, इसी भी टाइम, पर यहाँ क्या लिखा है, बट नॉट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं होगा। कब नहीं होगा? उससे, ये जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है उसके बाद वो नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। उससे पहले वो कभी भी रिवोक्ड हो सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कि जब तक वो जो पार्टी ने एक्सेप्टेंस पूरी नहीं हुई है, क्योंकि एक्सेप्टेंस मान लीजिए ओवर को एक बिल्कुल क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, मान लीजिए कि क्या है कि एक शादी की डेट बिल्कुल फिक्स हो गई, ठीक है, उससे पहले वो कैंसिल हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसके होने के बाद वो जो मैरिज नल्सिफाइड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एक कंप्लीटली एक अपने कॉन्ट्रैक्ट में बदल गई है। तो बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले हो सकता है, ठीक है, या फिर एक्सेप्टेंस, और ये भी लिखा एक्सेप्टेंस आपने ओरली भी दिया, लेकिन एक्सेप्टेंस पूरा कंप्लीट नहीं होना चाहिए, तो उसके कंप्लीट से पहले आपका कभी भी किसी भी टाइम रिवोक्ड हो सकता है, ठीक है। कुछ होमवर्क आपको देती हूँ। तो पहले मुझे बताओ कि इतने स्टूडेंट्स डीपली स्टडी कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस का होमवर्क तो देना है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि एक्सेप्टेंस का भी बिल्कुल प्रपोजल्स के जैसा ही है, एक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, ये मैं बता चुकी हूँ। मतलब उसी को एक अच्छे से लिखा हुआ, एक अच्छे से फॉर्मेट में लिखा हुआ आया है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। लेकिन नेक्स्ट से हम ये कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी ही मैं आपको दे रही हूँ, अभी ही एक्सेप्टेंस का रीड करना, अभी रीड करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मैं कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगी, ऑफर, एक्सेप्टेंस और जितने भी काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सब कुछ फिनिश है। तो अभी जो पेज निकाल रही हूँ
उसे अच्छे से रीड करना और जिस स्टूडेंट से पूछूंगी वो मुझे इसका आंसर करना। हमने देखो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स किया था, ठीक है। ये आपके आंसर के पर्पस के लिए है, ये भी ध्यान रखना। जितने भी ये जो डबल डबल आपके टॉपिक है ना, वो आपके आंसर, एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और जो हमने आज किया वो आपको किस टाइप से आंसर फ्रेम करना है, लिखना है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये सब बता चुकी हूँ ना। अच्छा एक मिनट, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुके हैं, वॉइड एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। वॉइड एग्रीमेंट काइंड्स में एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटरी, ये सब कर चुके हैं हम। क्वाजी, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, एनफोर्सेबल, इलीगल, ठीक है। यहाँ पे ये एक उसके डेफिनेशन को अच्छे से काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में दे दिया। अच्छा ये रहा, ये रहा। चलिए ये बताइए मुझे, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रीड करो अच्छे से, ठीक है। और मुझे सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट रीड करो और बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बताओ, रीड करो, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 2 मिनट ले लो, फिर उसे जिससे पूछूंगी वही बताएंगे, ध्यान रखना, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। तो टाइम स्टार्ट ना हो, ठीक है। 2-3 मिनट आपको देती हूँ। तो बताइए कौन बताएगा। मैम सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें ये है कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J है, और वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 2I के। ठीक है, और आगे का मीनिंग बताओ क्या है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट केसेस टू बी इनफॉर्टेबल बाय लॉ होता है मैम, लेकिन और वॉइडेबल होता है एन एग्रीमेंट विच इज लॉ। देखो मेन क्या है इसमें आपके पास, ये थोड़ा सा आपने गलत बताया। हाँ आगे बताओ, और कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है मैम जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वैलिड होता है, बट मैम किसी रीजन से या कुछ वो पॉसिबल नहीं हो पाता तो वो वॉइड हो जाता है। नहीं तो वो वॉइडेबल हो जाता है, गलत बता रहे हो। वो वॉइड नहीं होता, वॉइडेबल। वॉइड मतलब कैंसिल, वॉइड मतलब नॉट एग्जिस्ट, समझो। यस, ये पेपर में आज तब का वैलिड होता है बट बाद में वो कैंसिल हो जाता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वॉइड हो जाता है। गलत, वही गलत गलत गलत। 1 मिनट रुको रुको रुको। वॉइड हमेशा शुरू से ही, बाद में नहीं। आपने जो अभी पॉइंट का डेफिनेशन बताया है वो वॉइडेबल का डेफिनेशन बताया है, ना कि वॉइड के बारे में आप ये बता रहे हो। वॉइड इज एब वर्ड आपको उस दिन पहले भी बताया था जब डिटेल में समझाया था। ये अभी वो तो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं ना, वॉइड एब इनिशियो, तो मैम बट वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो से ही नल्सिफाइड लिखा है ना, विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉ का कोई भी एक्सपेक्ट नहीं है,
सीजेस मना कर देता है कि इसमें लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी। दोनों पार्टी के अकॉर्डिंग लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या है, एक पार्टी के द्वारा है और एक पार्टी के द्वारा नहीं है, यानी कि पहले होती है, वो पहले वैलिड होता है, फिर बाद में कोई कमी निकलती है और वो बाद में वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल यानी वॉइड हो जाना, यानी कैंसिल हो जाना। वॉइड माने इटसेल्फ इज अ कैंसिल। जैसे मान लीजिए कोई भी, ठीक है, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो आप, इलीगल एक्टिविटी के, तो वो तो पहले से ही क्या है, वॉइड है। लेकिन आपने, ठीक है, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया, वो पहले वैलिड था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो उसकी, यानी कि वो एक फ्रॉड के द्वारा था, धोखे से हुआ, तो फिर वो क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया। मैम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें कोई भी मतलब मान्यता नहीं होती उसकी। मान्यता नहीं होती और ऊपर से लॉ का कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, कौन बोल रहा है ये? मैम मुस्कान। और मैम मुस्कान। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसके लिए एक पर्सन के लिए तो लॉफुल एग्रीमेंट होता है, लेकिन एक पर्सन के लिए नहीं होता। हाँ, तो एक पर्सन के लिए नहीं होता। ठीक है, अभी बच्चों ने कुछ रिस्पॉन्सेज दिए हैं। प्राची ने बोला है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं होता। वेरी गुड। वॉइडेबल लीगल होता है, बाद में वो इलीगल हो जाएगा, यानी कि बाद में उसका वो लीगल नहीं होगा। स्टार्टिंग में ध्यान रखना, पहले आप शुरू से कंसेप्ट देखो, ठीक है ना। आपने एक, ठीक है, आपने कोई इलीगल एक्टिविटी या फिर आपने स्मगलर के साथ एक डीलिंग की है, ठीक है, तो आपने ये कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो तो शुरू से ही एब इनिशियो से ही, चाहे एग्रीमेंट करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, वो क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, लेकिन वो वॉइडेबल नहीं है। वो शुरू से ही जो होते हैं वॉइड, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्ट है। लेकिन बाद में क्या हुआ, पहले वैलिड था कि आपने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो पहले वैलिड था, बाद में आपको लगा पता कि आपसे गलती से वो उस पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती से हुआ, धोखे से हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट आया ना इसमें वो कंसेप्ट, तो वो बाद में क्या हो गया, यानी कि शुरू में तो उसमें लीगल का एक्सपेक्ट था, शुरू में एनफोर्सेबल बाय लॉ था, लेकिन बाद में नहीं है। बाद में एक पार्टी के द्वारा नहीं है। एक पार्टी कहती है कि मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे फर्दर नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे धोखे से हुआ है। समझ रहे हो? तो वो वॉइडेबल मतलब बाद में वॉइड हो जाना, और वॉइड मतलब पहले से ही वो वॉइड है, नल्सिफाइड है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एट अ टाइम ऑफ मेकिंग बट बिकम्स वॉइडेबल, ये गलत लिखा है। ये जो है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। राधा जैन जो ये आंसर लिखा है, ठीक लिखा है, ये किसका होगा, ये वॉइड का नहीं होगा, ये वॉइडेबल का है। ध्यान रखना, वॉइडेबल एक टाइम पर वैलिड होता है, बाद में वो वॉइड, तो देखो बाद में ये वॉइड नहीं होगा, वॉइडेबल बाद में वॉइड हो जाता है। एबल माने क्षमता, कि बाद में उसकी उस चीज की वॉइड होने की क्षमता है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो हम एग्जैक्टली वर्ड, तो जिज्ञासा ने ठीक कहा कि अगर एक पार्टी है, आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से ही नॉन एग्जिस्टेबल है, फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और एक पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाती, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। वेरी गुड। ठीक है, कि मान लीजिए आपने एक चोर के साथ ही क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो क्या फिर आप ये उससे कंप्लेन भी नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो ये वही हो गया, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक से ज्यादा पार्टीज के बीच होता है। ये बिल्कुल गलत, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक या एक से ज्यादा पार्टी के बीच में ही होता है, ये तो चीजें क्लियर कर चुके हैं पहले से ही, ये गलत है बिल्कुल।
कि एक या एक से ज्यादा पार्टी के बीच में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे कॉन्ट्रैक्ट एक या एक से ज्यादा पार्टी के बीच में होते हैं। ऐसे आंसर्स प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। टेक्निकल पेपर है, ठीक है। टेक्निकल पेपर में आपके मार्क्स बहुत मैटर करेंगे। क्या लिख रहे हो, कंटेंट बहुत मैटर करेगा। वो आपकी एक लाइन देख के ही टीचर समझ जाएगी कि आपने क्या लिखा है। वर्डेबल में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, पर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो, ठीक है। हाँ, ये बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो एक पार्टी के द्वारा इन्फोर्सिबल होता है, वेरी गुड, और एक के द्वारा नहीं होता। लेकिन वॉइड में ऐसा नहीं होता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड होता है। वॉइड, ये रिंकी ये क्या लिख रहे हो आप? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है कब? मैं आपको बोले जा रही हूँ कि वॉइड तो नॉन एग्जिस्ट होता है, वॉइड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो वैलिड कैसे होगा? मतलब जितना सारा आपको आज हमारी 3rd क्लास है उसमें समझा रही हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। वैलिड, अरे शुरू से बोल दिया, एब इनिशियो वर्ड लिखा है इसमें, इट मीन्स कि स्टार्टिंग से ही क्या है, नल्सिफाइड है, तो वैलिड कहां से होगा? वॉइड, वैलिड का अपोजिट होता है वॉइड। कमाल कर रहे हो। मैम पहले वैलिड होता है, फिर बाद में वो चेंज हो जाता है ना। तो वो वॉइडेबल होता है ना, वो वॉइड नहीं होता, वो वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल, वॉइड नहीं होता, वॉइडेबल होता है। वॉइड इज इलीगल, वॉइडेबल इज लीगल, ऐसा नहीं है आशिमा, ये ठीक कह रहे हो, आपका आधा ठीक है। वॉइड इज इलीगल होता है, ठीक है, इलीगल भी है और नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, लॉ उसको एग्जिस्ट भी नहीं करता। लेकिन वॉइडेबल एक पार्टी के द्वारा है लीगल और दूसरी पार्टी के द्वारा वो इलीगल है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा एक बार बस इसका ये सेकंड पॉइंट और देख लो। अच्छा, ये राइट्स का पॉइंट बताओ मुझे। राइट मैम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें ना लॉफुल राइट्स नहीं होती और ऑब्लिगेशन भी नहीं होता उनके पास। हाँ, तो ठीक है, पर अब ये मुझे राइट्स के बारे में बताओ, किसको कौन सा अधिकार मिलेगा, ये बताओ। लीगल रेमेडी किसे मिलेगी और किसमें नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, ये भी बताओ। मैम वॉइड में तो मिल ही नहीं सकती लीगल रेमेडी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो एग्जैक्टली, वेरी गुड। किसने बताया ये? भावना। भावना, गुड। भावना मतलब स्टार्टिंग से ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, तो मैं नाम ना मतलब रख रही हूँ ध्यान में कि कौन बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है अच्छा, कौन नहीं कर रहा है। तो वही लिखा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो वेरी गुड, क्योंकि इसमें वो जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसमें रेमेडी की बात कहां से आ जाएगी? लिखा है ना, तो डज नॉट प्रोवाइड एनी लीगल रेमेडी फॉर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट मे वॉइड, ठीक है ना, ऑफ इनटू द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, ये इट मीन्स वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही वॉइड है। तो इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। समझ में आया? अब अच्छा, अब ये बताओ वॉइडेबल। बताओ मुझे। मैम वॉइडेबल में होगा तो मिल सकता है मैम, क्योंकि मैम मिल सकता है, क्योंकि मैम स्टार्टिंग में तो वो था ना एक तरीके से, एंड में जाके वो वॉइड हो Exactly. गया किसी रीजन की वजह से। हाँ, तो मैम जो उसमें मिल सकता है और वो डिपेंड करेगा कि क्या रीजन क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। मेन वो रीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये भी ध्यान रखना। तो इन केस एग्रीव पार्टी डज नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करती है, ठीक है, रीजनेबल टाइम पे, ठीक है। देखो ये भी ध्यान रखना, रीजनेबल टाइम है, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा था, 2-3 महीने उसे होते हुए हो गए हैं, फिर आप बाद में आके कह रहे हो, तो ये एक अलग एक्सपेक्ट है। ये फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, तब वो वैलिड रहेगा,
ठीक है। रीजनेबल टाइम इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर सच पार्टी, ठीक है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देती है फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। रीजनेबल टाइम पे नहीं करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और रीजनेबल टाइम के बाद करती है तो जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी होगी, तो वो उसको, ठीक है, करेगा भी। इट मीन्स कि इसमें दोनों एक्सपेक्ट है और वो एक्सपेक्ट डिपेंड किए जाएंगे उनके टाइम और उनके रीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इट मीन्स कि एक एग्रीव पार्टी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का अधिकार मिलता है, लेकिन रीजनेबल टाइम में, ये भी प्लीज ध्यान रखना, उसको उसके ज्यादा टाइम में नहीं मिलता। तो प्लीज सभी इस पॉइंट को लिख ले, अच्छे से जॉट डाउन कर ले। क्या आपको कंटिंजेंट, आगे के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब हम कर चुके हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से पहले के जितने भी सारे कंसेप्ट है, पॉइंट है, उन्हें मैं आपको समझा चुकी हूँ, डिटेल में बता चुकी हूँ। आज भी एसेंशियल के पॉइंट्स बहुत डिटेल में बताए कि ताकि आपको ऑफर के पॉइंट समझ में आ सके, और ऑफर के पॉइंट समझ में आएंगे। एक्सेप्टेंस के पॉइंट आपके लिए होमवर्क है, आपको एक वैलिड एक्सेप्टेंस कब कब होगी वो खुद से कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारी 26 को क्लास होगी, तो कंसेप्ट में आप समझो। अदरवाइज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं समझ में आएगा। ध्यान रखना, मैं आपको पूरा एग्जैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझा रही हूँ, कैसे लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से, मतलब रियल, इसमें सिर्फ आपको उनका मतलब समझ जाओ, हर चीज समझ जाओगे। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये एसेंशियल है, ये हम इसको आगे से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कंटिंजेंट से हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कंटिंजेंट होगा। बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से करो। यूट्यूब पे मैं आपको इसकी वीडियो है वो भी अवेलेबल कर रही हूँ, उसमें से बार बार नहीं समझ में आ रहा, नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। शॉर्ट में नोट्स का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल राम आता वही लिख दी, ऑलरेडी वो जो नोट्स है वो बिल्कुल शॉर्ट में ही है, टू दी पॉइंट है, ठीक है। अगर आप बुक्स के अलावा देखोगे वो नोट्स खुद टू दी पॉइंट नोट्स हैं, ठीक है। तो आप उसमें से रिकॉल करो, रीड करो अच्छे से। तो जो भी डाउट्स है वो उसमें से देखो, और किसी को कोई और चीज नहीं समझ में आती है वो यूट्यूब पे मैं साथ के साथ उसमें डाल भी रही हूँ, उसमें से आप स्टडी कर सकते हो। अब मैं बिल्कुल भी डालने में यानी कि डिले नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आके कवर करेंगे। Yes, ma'am.